नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टैक्स मी पर। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, जिससे रिलेटेड हमारे पास काफ़ी क्वेरीज भी आ रही थी। इसके अंदर आपको पीएफ की मेंबरशिप और रेगुलेशंस के बारे में कुछ बताया जाएगा, जो कि एक न्यू एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग के टाइम आपको बहुत ज़रूरी होता है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि आप जब भी कोई एम्प्लॉय एनरोल करते हैं अपनी एस्टैब्लिशमेंट में, तो आपको पता होगा कि ईपीएफ की जो सेलिंग लिमिट है वो 15,000 है, जो कि अंडर सेक्शन 6 मेंशन किया गया है। इसकी एप्लीकेबिलिटी जो है वो अंडर सेक्शन 2F के अंडर जो है वो की गई है। अब यहाँ पर पॉइंट क्या है? पॉइंट ये आता है कि क्या अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी 15,000 रुपये से ज़्यादा है तो क्या वो ईपीएफ की कवरेज से बाहर हो जाता है या ऐसा नहीं है? ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि आपका वंस ए मेंबर इज ऑलवेज ए मेंबर वाला जो पॉइंट आपने कई बार सुना होगा, तो ये पैरा 26A के अंडर आता है। तो ये क्या है, इसको समझेंगे। डेट ऑफ कंपैरिजन, यानी कि डेट ऑफ एग्जिट में कंपैरिजन क्या है, डेट ऑफ ईपीएस क्या है, डेट ऑफ ईपीएफ क्या है, जो कि पैरा 36 एंड पैरा 43 के अंडर आता है, वो क्या है। पीएफ की एग्जम्पशन किन किन कंडीशन के अंदर हो सकती है, जिसके लिए आपको पैरा 83 के अंदर अपने एम्प्लॉय को एनरोल कराना होता है। तो उसके लिए आपके एम्प्लॉय की क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, और विड्रॉल इंपैक्ट क्या रहता है आपका, कि आप जब पीएफ और पेंशन का पैसा विड्रॉल करते हैं अंडर पैरा 69 एंड 72, तो उनका क्या इंपैक्ट पड़ता है एक न्यू ज्वाइनिंग पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 6 ईपीएफ एक्ट 1952 कि आपके पास जब भी कोई एम्प्लॉय एनरोल होता है तो आपको उसको ईपीएफ के अंदर एनरोल करना मैंडेटरी हो जाता है। जैसा कि आपको पता है कि उसकी सैलरी पार्ट में से बेसिक सैलरी प्लस डीए और सम अलाउंसेस का 12% आप उसकी सैलरी से डिडक्ट करते हैं। 12% एम्प्लॉयर अपने हैंड से जो है वो डिपार्टमेंट को डिपॉजिट कराता है। ठीक है, ये कंट्रीब्यूशन के लिए हमें अलग से एक वीडियो बनाया हुआ, आप वहां पर जाकर इस कैलकुलेशन को डिटेल में समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो हमारी वेज सेलिंग लिमिट है, क्या ये हमेशा से जो है वो 15,000 के ऊपर ही है, या पहले कम थी या ज़्यादा थी, क्या था? तो ये जो हमारी 15,000 रुपये की वेजेस की लिमिट सेट की गई थी, ये की गई थी नोटिफिकेशन 2014 के अंडर, कि आपके एम्प्लॉय की जो सैलरी है बेसिक सैलरी प्लस डीए, जो सेलिंग लिमिट है ईपीएफ के लिए, वो 15,000 पर मंथ सेट की गई थी। अब इसमें बात आता है कि आप एम्प्लॉय किसको कहेंगे, कि आपकी स्टैब्लिशमेंट में जो भी पर्सन वर्किंग के लिए आया है, क्या उसको एम्प्लॉय कहेंगे, या जिसको आप सैलरी दे रहे हो उसको एम्प्लॉय कहेंगे। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो अंडर सेक्शन 2F में दी गई है कि एम्प्लॉय की डेफिनेशन क्या है, कि वो एम्प्लॉय माना जाएगा जो काम करता है, जिसको बदले में वेजेस मिलता है या कोई कंपनसेशन मिलता है, यानी कि वो काम करे बदले में उसे वेजेस मिले या कंपनसेशन मिले, वो सब आपका एम्प्लॉय के दायरे में आएगा। इंडिविजुअल एंगेज्ड इन वर्क फॉर कंपनसेशन, लेबर परफॉर्म बाय द इंडिविजुअल, स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ कंपनसेशन एंड फाइनेंशियल रिम्यूनरेशन फॉर वर्क, इन सब के दायरे में आने वाला कोई भी पर्सन वो एम्प्लॉय माना जाएगा। अगर कोई एम्प्लॉय पहले आपका पीएफ मेंबर था तो वो भी आपका एम्प्लॉय की डेफिनेशन में ही आएगा, और पीएफ उस पर मैंडेटरी हो जाता है, वहां पर आपका सीलिंग लिमिट इररिलेवेंट हो जाएगा। मान लीजिए कोई एम्प्लॉय जो पहले सैलरी लेता था 14,000 रुपए और अब उसकी सैलरी आप दे रहे हो उसे 20,000 रुपए, लेकिन वो पीएफ का एग्जिस्टिंग मेंबर है, तो इस केस में आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो इसे 15,000 से ज्यादा सैलरी दे रहा हूं, तो इसलिए इसको मैं पीएफ के दायरे से बाहर रखता हूं, ऐसा नहीं होगा। तो अब बात आता है कि अब कोई एम्प्लॉय कहता है जी मेरी सैलरी तो है जी 15,000 रुपए से ज्यादा, और मैं अपना ईपीएफ जो है वो डिडक्ट नहीं करवाना चाहता हूं, क्योंकि ईपीएफ की जो लिमिट तय की गई है वो तो 15,000 रुपए है, तो मुझे अब इससे बाहर कैसे निकाला जा सकता है। तो उस केस में क्या होता है कि आपकी जो मेंबरशिप मानी गई है, कि आपकी मेंबरशिप जो चल रही है एम्प्लॉय की, वो अंडर पैरा 26A चलती है, और इस मेंबरशिप को खत्म करने के लिए आपको अपना फुल अमाउंट जो सेटल करवाना होता है वो पैराग्राफ 69 के अंडर सेटल करवाना होता है। अब जब तक पीएफ मेंबर अपना फुल विड्रॉल नहीं कर लेता, वो अपना ईपीएफ पार्ट और ईपीएस पार्ट जो है वो विड्रॉल नहीं कर लेता, तब तक उसे पैराग्राफ 26A के अंडर रिटेनिंग मेंबरशिप माना जाएगा। ठीक है, अगर एक एम्प्लॉय काम कर रहा था कहीं पर, उसने वहां से अपना काम छोड़ दिया और वो अपना पीएफ का पैसा नहीं निकलवाता है और वो किसी दूसरी स्टैब्लिशमेंट में चला जाता है और वहां पर उसकी जो सैलरी है वो 15,000 रुपए से ज्यादा लग जाती है, तो उस केस में उसके ऊपर ईपीएफ अप्लाई होगा। वो डिपेंड करता है कि वो कैपिंग के अंडर उसको कराएंगे, यानी कि 15,000 की लिमिट तक कराएंगे, या यहां पर उसकी 15,000 रुपए तक की कैपिंग जो है वो एम्प्लॉयर को लगानी मैंडेटरी हो जाती है। तो यहीं से आपका पॉइंट निकल के आता है, वंस ए मेंबर ऑलवेज ए पीएफ मेंबर। अब बात आती है कि अगर किसी की सैलरी सेम इस्टेब्लिशमेंट में काम करते हुए 15,000 रुपए से ज्यादा हो जाती है, तो क्या उसकी सैलरी पर ईपीएफ डिडक्ट होना बंद हो जाएगा? ऐसा नहीं है। ईपीएफ के रूल के अंदर क्लियर मेंशन है कि सैलरी के इंक्रीज होने से उसकी इंप्लॉयमेंट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, उसकी इंप्लॉयमेंट पर केवल तब इफेक्ट आता है जब वो अपना फुल एंड फाइनल विड्रॉल जो है पीएफ का निकाल लेता है। अब पैराग्राफ 69(2) क्या कहता है कि अगर
किसी इंप्लॉय को आपको इंप्लॉयमेंट यानी कि उसकी जो सर्विस हिस्ट्री से बाहर निकालना है, उसको एज अ फ्रेश न्यू इंप्लॉय ट्रीट करना है, तो उसके लिए उसके प्रीवियस इस्टेब्लिशमेंट के सारे पीएफ अमाउंट, ईपीएस अमाउंट विड्रॉल होने चाहिए, जो कि पैरा 69 के अंडर विड्रॉल होंगे। इसके लिए उसको क्या करना होता है, इसके लिए उसको अपना फॉर्म 19 और फॉर्म 10C दोनों सबमिट करने होते हैं, जिसके लिए उसका ईपीएफ मेंबर की डेट ऑफ एग्जिट भी अपडेट होना जरूरी है और पेंशन के अंदर उसकी ईपीएस की डेट ऑफ एग्जिट अपडेट होना भी जरूरी है। अगर कोई इंप्लॉय कहता है कि उसने अपना फॉर्म 19 तो सबमिट कर लिया लेकिन उसने फॉर्म 10C सबमिट नहीं किया, यानी कि उसने पेंशन का पैसा नहीं निकाला, तो उस केस में भी उसके ऊपर ईपीएफ की एप्लीकेबिलिटी मैंडेटरी रहेगी, चाहे वो बेशक नई एस्टेब्लिशमेंट में 15,000 से ज्यादा की सैलरी पे ही क्यों ना लगा हो। तो उसकी सदस्यता को खत्म करने का प्रोसेस है कि वो अपनी डेट ऑफ एग्जिट ईपीएफ में अपडेट कराए, अपना फॉर्म 19 सबमिट करे और अपना पीएफ का पूरा अमाउंट जो है वो विड्रॉल कर ले, अपनी ईपीएस की डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करे, ईपीएस के विड्रॉल के लिए फॉर्म 10C सबमिट करे और फाइनल अपना पेंशन का जो अमाउंट है वो भी विड्रॉल कर ले। उस केस में उसके ऊपर ईपीएफ की एप्लीकेबिलिटी हट जाएगी अगर उसकी सैलरी जो है वो 15,000 से ज्यादा हो जाती है। लेकिन यहां पर एक चीज का और ध्यान रखना है कि अगर कोई भी इंप्लॉयर अपने पास किसी ऐसे इंप्लॉय को रखता है जिसकी सैलरी 15,000 से ज्यादा है और उसने अपना ईपीएफ और ईपीएस का अकाउंट भी सेटल्ड करवा लिया है, तो उस केस में भी इंप्लॉयर को अपने पास एक फॉर्म 11 अटैच करवाकर इंप्लॉय से रखना मैंडेटरी होता है। अब डेट ऑफ एग्जिट का क्या प्रोविजन है कि डेट ऑफ एग्जिट ईपीएफ के अंदर जो अपडेट किया जाता है वो पैराग्राफ 36 के अंदर अपडेट किया जाता है और जो ईपीएस के अंदर डेट ऑफ एग्जिट अपडेट किया जाता है वो पैराग्राफ 43 के अंदर अपडेट किया जाता है ईपीएस 1995 के अंडर। इसमें होता क्या है कि पहले क्या होता था ऑनलाइन प्रोसेस से पहले कि इंप्लॉयर एक फॉर्म 5 जो है वो डिपार्टमेंट में सबमिट कर देता था, जिससे इंप्लॉय की डेट ऑफ एग्जिट जो है वो डिपार्टमेंट मार्क कर लेता था। बट अब ये सारा काम ऑनलाइन हो चुका है, तो इंप्लॉयर ये सारा का सारा प्रोसेस अपना ऑनलाइन एस्टैब्लिशमेंट लॉगिन से भी कर सकता है। बट कुछ की क्वेरी ये आ रही थी कि हमारा जो इंप्लॉयर है वो हमारी डेट ऑफ एग्जिट अपडेट नहीं कर रहा है और इंप्लॉय पोर्टल पर डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करने का जो टाइम पीरियड है वो लास्ट कंट्रीब्यूशन से 60 दिन के बाद आपका वो ऑप्शन अनेबल होता है। बट अभी ईपीएफ पोर्टल अपडेट होने के बाद डिपार्टमेंट ने ये मैंडेटरी कर दिया है कि हर इंप्लॉयर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने इंप्लॉय की डेट ऑफ एग्जिट विद इन 1 मंथ जो है वो मार्क करे, अगर वो डेट वर्क छोड़ के जा चुका है तो। अगर उस केस में भी आपका इंप्लॉयर आपकी डेट ऑफ एग्जिट पोर्टल पर मार्क नहीं कर रहा है तो आप उससे रिलेटेड एक एप्लीकेशन डिपार्टमेंट में अंडर सेक्शन 36 और 43 मेंशन करते हुए डिपार्टमेंट को सबमिट कर देते हैं, क्योंकि ये आपके इंप्लॉयर की लायबिलिटी है कि उसको आपका डेट ऑफ एग्जिट मार्क करना पोर्टल पर पड़ेगा। तो अब यहां तक हमने देख लिया कि ईपीएफ से, यहां तक हमने देख लिया कि हमारा जो ईपीएफ का विड्रॉल का पार्ट है, हमारी इंप्लॉय की जो वर्किंग का पार्ट है वो सब हमने समझ लिया। लेकिन अब जो हमारा इंप्लॉय जिसकी सैलरी हमारी 15,000 रुपए से ज्यादा होगी उसको हम ईपीएफ की कवरेज से बाहर कैसे रख सकते हैं, तो उसको बाहर रखा है पैराग्राफ 80, उसको बाहर रखा जाता है पैराग्राफ 83(1) के अंडर, जहां पर अगर किसी इंप्लॉय की प्रीवियस कोई भी वर्किंग हिस्ट्री नहीं है या उसकी प्रीवियस कोई वर्किंग हिस्ट्री थी और उसने अपने सारे अकाउंट यानी कि ईपीएफ अकाउंट और ईपीएस अकाउंट को सेटल्ड करा लिया है और अपनी डेट ऑफ एग्जिट पोर्टल पर मार्क भी करवा रखी है, तो उस केस में अब आप उसको अंडर 83 उसको ईपीएफ की कवरेज से बाहर रख सकते हैं। ठीक है, तो नए इंप्लॉय जिसकी सैलरी 15,000 से ज्यादा है उसको पीएफ से एक्सक्लूड किया जा सकता है, लेकिन वो पैरा 26A जो अभी हमने पीछे देखा था उसके अंदर एनरोल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कर्मचारी को बाहर रखा जा सकता है अगर वो 15,000 से ज्यादा की सैलरी ले रहा है और वो मौजूदा ईपीएफ का सदस्य नहीं है तो उसको बाहर रखा जाएगा। अगर कोई कर्मचारी जिसकी मौजूदा सैलरी 15,000 रुपए से ज्यादा है लेकिन वो पीएफ में पहले से ही एनरोल है और उसने अपने अकाउंट्स को सेटल नहीं किया है, तो उस केस में उस पर कैपिंग लिमिट यानी कि 15,000 रुपए तक का ईपीएफ का डिडक्शन होना कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, अब हम यहां पे देखते हैं कि किसको ईपीएफ के अंदर रखा जाएगा, किसको ईपीएफ से बाहर रखा जाएगा। एग्जाम्पल के लिए एक इंप्लॉय जिसकी पुरानी सैलरी 14,000 रुपए थी, उसने अपना फॉर्म 19 भी सबमिट कर दिया, उसने अपना फॉर्म 10C भी सबमिट कर दिया, उसने अपनी डेट ऑफ एग्जिट इन ईपीएफ एंड ईपीएस अपडेट कर दिया, तो उसकी सदस्यता को समाप्त माना जाएगा और उसका जो नया वेतन है वो 20,000 रुपया। तो इस केस में उसको ऊपर जो है वो पैरा 83 लागू हो जाएगा और उसको ईपीएफ की कवरेज से बाहर रखा जा सकता है। लेकिन अगर किसी की सैलरी 14,000 थी, उसने अपना ईपीएफ का फॉर्म 19 तो सबमिट कर दिया, पीएफ तो विड्रॉल कर दिया, लेकिन पेंशन फॉर्म के जरिए उसने अपना पेंशन विड्रॉल नहीं किया, तो इस केस में उसकी सदस्यता समाप्त नहीं मानी जाएगी और उसकी सैलरी चाहे ही 20,000 रुपए क्यों ना हो, उसके ऊपर पैरा 83 लागू नहीं होगा और उसके ऊपर ईपीएफ की जो कवरेज है वो बनी रहेगी। तो हमेशा इंप्लॉयर को यह ध्यान रखना है कि जब भी वो किसी इंप्लॉय को एनरोल करे और उसको आउट ऑफ कवरेज रखना चाहता है तो उसकी प्रीवियस हिस्ट्री को जरूर ट्रैक कर ले, और अगर उसकी प्रीवियस हिस्ट्री भी नहीं है और अब वो कवरेज से बाहर भी रखा जाता है तो उस केस में उससे फॉर्म 11 का डिक्लेरेशन जरूर ले ले। अगर आपको ईपीएफ से रिलेटेड कोई क्वेरी है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं या इसमें आपको कोई क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में या आप हमारी वेबसाइट पर आकर हमसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।